पहले यहाँ पर एक मिक्स्ड कल्चर होती थी, और इस मिक्स्ड कल्चर में या तो चाइनीज जो किंग थे, जो रीजनल वहाँ के रूलर होते थे, उनका एरिया था आसाम तक, अपर ब्रह्मपुत्र वैली तक, या फिर म्यांमार के जो राजा होते थे उनका ये वाला एरिया था। पहली बार मुगल्स ने इसे जीतने की कोशिश की जहांगीर के समय में। उस समय जो वहां के लोकल लीडर्स थे, उन्होंने इसका विरोध किया। ऑब्वियस सी बात है, वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि जब एक राजा दूसरे के ऊपर हमला करता है तो लड़ाई तो होती है। ये एक सामान्य बात थी। उस एरिया को मुगलों ने जीत कर अपने अंडर में लाने का प्रयास किया, जिससे नॉर्थ ईस्ट, बल्कि नॉर्थ ईस्ट क्या, ईस्टर्न एशिया के साथ उनके जो संबंध हैं वो मजबूत हो सके, पूर्वी एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हो सके, पूर्वी एशिया के साथ मुगलों का जो व्यापार है वो इंक्रीज हो पाए। बस इसी में ही ये एक सेना नायक थे, लाचित बुरफुकन, जो कि वहां के आसाम को उस समय ये रूल करते थे, आसाम और मणिपुर वाला एरिया। तो यहीं से है, बस अब चुनाव आ रहे हैं तो ये चीजें होंगी। दैट्स इट। जबकि इसमें कोई खास बात नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि कोई ऐसी चीज हो कि ये कोई बिल्कुल नई बात थी। ये एक सामान्य बात थी, बिल्कुल सामान्य चीज। जैसे शुरुआत में राजपूतों ने विरोध किया मुगल स्टेट का, बाद में वो शामिल हो गए, उसका एक हिस्सा बन गए। शुरुआत में मराठों ने उसका, मुगल स्टेट का विरोध किया, बाद में हमने देखा मराठे प्रोटेक्टर बन गए, मुगलों के संरक्षक बन गए। इसी तरीके से बिल्कुल सेम चीज है कि पहले अराकान में जब मुगल आर्मी गई, सबसे पहले तो जहांगीर के टाइम में गई, फिर बाद में शाहजहां, औरंगजेब तक वो लड़ाई चलती रही, और औरंगजेब ने अराकान को जीत लिया था। ये एरिया मुगलों के अंडर में आ गया था। बाद में फिर फाइनली जो बाउंड्री ड्रिवन हुई, वो अंग्रेजों के समय में हुई। अंग्रेजों ने भी विरोध किया इसका। अब लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, अंग्रेजों का भी विरोध किया उन्होंने। इंपॉर्टेंट बात उसमें यह है कि रानी गैदलियू का नाम कहीं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। बुरफुकन का नाम आ जाएगा क्योंकि वो मुगलों के खिलाफ लड़े, और यहीं पर धर्म के नाम पर डिवाइड करना है लोगों को। दैट इज द बेसिक पॉइंट। क्योंकि अंग्रेजों के नाम पर किसे डिवाइड करेंगे भारत में? तो रानी गैदलियो को नहीं कहेंगे, कभी उसका जिक्र नहीं करेंगे, जबकि वो सबसे बड़ी वीरांगना थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। उन्हें रानी की उपाधि दी, गांधी जी ने खुद दी, पर उनका जिक्र नहीं करेंगे। दैट इज द फैक्ट, यही तो है। इसको ना, जनरली ये एक बड़ा खराब स्थिति है। अगर आप इसे इतिहास, अगर आप इसे पॉलिटिकल फिलॉसफी में अगर इसे देखो, तो रोजा लग्जमबर्ग इसके ऊपर बहुत बढ़िया लिखती हैं। क्योंकि रोजा लग्जमबर्ग जब जर्मनी में थी, 1920s 30s का समय था उनका। उस समय जर्मनी में हिटलर का रूल था। तो उन्होंने वहां देखा कि कैसे नाजिज्म जो है, नाजीवाद, वो लोगों को साइकोलॉजिकली सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है। और फिर उसके बाद जब लोग साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रीजन उनका कम होने लगता है, तर्क शक्ति उनकी कम होने लगती है, तब फिर उन्हें आसानी से भेड़ बना लिया जाता है। जैसे भेड़ हो जाती हैं वो एक के पीछे चलती रहेंगी, वैसे ही। दैट इज द फैक्ट। रोजा लग्जमबर्ग और हन्ना आरेंट, रोजा लग्जमबर्ग का उसमें बहुत बढ़िया काम है। ये वही सब है, फैक्ट है ये। तो बस ये, बस मैं कह नहीं सकता, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है इस समय तो। पूछिए मत आप, क्या ही है देश में। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर आगे। आ, कल हम लोगों ने तो ये कोई
बहुत ज्यादा कोई बड़े, ना तो कोई बहुत बड़े ऐसे योद्धा थे, ना ही कोई ऐसे कोई व्यक्ति थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट को मुक्त कराया हो अंग्रेजों से या उपनिवेशवाद से आजादी दिलाई हो। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। कोई मतलब नहीं था, लेना एक न देना दो। बस एक बात इतनी जरूर है कि वो एक लोकल वॉरियर थे, जो मुगलों के विरोध में जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, उन्हीं को, बस चूंकि वो वहां की रीजनल पॉपुलेशन का हिस्सा थे, आसाम की, विशेष तौर पर अराकान की, तो उन्हीं के नाम पर वहां पर वोट इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो उनको दे दिया गया। देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो है जहां पर मेरा कोई ट्रेडिशनल लेवल है, जहां पर मैं डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकता हूं, जहां पर मेरी रूट्स मजबूत हैं। लेकिन जहां मेरी रूट्स मजबूत नहीं है, जिस जगह, अगर वहां मुझे जाके अपने परचम को लहराना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां मैं लोकल लीडर्स का सहारा लूं। मैं कहूं, उन्हीं का झंडा मैं बुलंद करूं कि नहीं, ये तो सबसे बड़े व्यक्ति थे, ये सबसे बड़े ये थे, जिससे उनको मानने वाले जो लोग हैं वो मेरे पीछे हो जाएंगे कि हाँ, ये हमारा प्रोटेक्टर है। दैट इज द वेरी इजी पॉइंट टू अंडरस्टैंड। यही है उसमें, बाकी उसमें कुछ नहीं था। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट है कुछ, तो रानी गदनयू इंपॉर्टेंट है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह किया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो एक अवेकनिंग देखने को मिलती है हम लोगों को, करेंगे हम इसे आगे, पुनर्जागरण देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो नेशनलिज्म की एक बात आती है, राष्ट्रवाद की, वो रानी गदनयू की देन है। नहीं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भारत का हिस्सा कहाँ था? वहां या तो म्यांमार के राजाओं का राज होता था। अभी हम लोग करेंगे ये सब, आएगा सब कुछ आगे, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, इतिहास में दर्ज हैं चीजें। या फिर आपको देखने को मिलेगा चीनियों का राज, जो चाइना का दक्षिणी प्रांत होता था, साउथ प्रांत, उसका हिस्सा होता था। ये सदर्न प्रांत का, सदर्न प्रोविंसेस का हिस्सा होता था, आसाम तक। इसीलिए तो वो इसको, तिब्बत को और सिक्किम को अपना हिस्सा मानते हैं, सदर्न प्रोविंस कहते हैं आज भी वो। यही उसका कारण है, माओ ने भी इसीलिए उसे माना था, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बेसिस पर चलते हैं, आधुनिक बातों पर वो नहीं जाते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल डिस्ट्रक्शन के अलावा और कुछ नहीं है। सोसाइटी को बांटना और फिर अंबानी अदानी को दे देना सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेंशन ब्रिटिश पावर का भारत में कैसे हुआ, ये हम लोग देखते हैं। देखो, हम लोगों ने ये पिछली क्लास में देख लिया कि बंगाल के नवाब जो थे, उनसे सत्ता ले ली गई, और फाइनली ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में बन गई अंग्रेजों की। ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने के बाद 1765 से लेके 1772 तक यही चलता रहा। 1765 से लेके 1772 तक। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर बना के भेजा गया इंडिया का। बल्कि गवर्नर जनरल भी वही थे, क्योंकि इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था 1772 में ही। तो पहले गवर्नर जनरल भी यही थे बंगाल के। इसीलिए अब रीजन उसका क्या था? क्योंकि जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल फेल हो गई थी बंगाल की। और अंग्रेज ये चाहते नहीं थे कि बंगाल की गवर्नमेंट फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको वहां से खूब धन मिल रहा था। बल्कि वो तो ये चाहते थे कि उनका भारत में आगे भी एक्सपेंशन हो, और एक्सपेंशन भी इस तरीके से हो कि उनकी जेब से कोई खर्चा ना हो। क्यों? क्योंकि वो व्यापारी थे। देखो, व्यापारी का ध्यान रखना हमेशा, बहुत चालाक, मतलब चालाक माने कि वो लाभ से प्रेरित होते हैं। हमेशा जहां उन्हें प्रॉफिट दिखेगा वो वहां जाएंगे, बाकी का उनका कोई मतलब नहीं है। बंगाल से उन्हें प्रॉफिट दिख रहा था तो वो बंगाल में थे। अब वो बंगाल का जो मॉडल है उसे आगे भी एक्सपेंड करना चाहते थे। एक तो उद्देश्य उनका ये था, लेकिन पैसा नहीं खर्च करना था, ये भी ऑब्जेक्टिव था। तीसरी चीज उनकी ये थी कि जो गेन उनको मिल गए थे अभी तक, जैसे दक्षिण भारत में, कर्नाटक में वो जीत गए थे, कर्नाटक उनके अंडर में आ गया, बंगाल उनके अंडर में आ गया, और इवन मुगल सम्राट भी उनके अंडर में था। तो ये उनके गेन्स थे।
इन गेन्स को भी वो आगे कंसोलिडेट करना चाहते थे, कंसोलिडेट करके और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो प्रॉब्लम्स थी बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्हें दूर करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा। वॉरेन हेस्टिंग्स एक सुलझे हुए व्यक्ति थे और कहते हैं कि उस समय के सबसे होशियार कमांडर भी थे, एक योद्धा भी थे, वॉरियर भी थे। तो इनके अंडर में फिर शुरुआत होती है। देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में जब इंडिया ये आए तो स्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल नहीं थी, अंग्रेजों के फेवर में नहीं थी। बड़ी खराब स्थिति थी अंग्रेजों की। कैसे? जब ये आए तो आते ही मराठों से उलझ गए अंग्रेज। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो गई, पीछे हमने पढ़ा है 1772 में, और उसमें अंग्रेजों की हार हुई। अंग्रेजों ने गलत पंगा ले लिया मराठों से, उस समय वो ताकतवर थे। हेस्टिंग्स ने बड़ी चालाकी से बराबरी के आधार पर मराठों से संधि कर ली और अपनी जान बचाई, बराबरी के आधार पर, जबकि हार रहे थे। तो ये उनकी चालाकी थी, समझदारी कह सकते हैं, चालाकी क्या, ये होशियारी थी उनकी। कंपनी का लगातार घाटा बढ़ता चला जा रहा था। हमने रेगुलेटिंग एक्ट में ये पढ़ा है कि कंपनी को इतना नुकसान हुआ कि ऋण लेना पड़ा, 40 लाख पाउंड का ऋण लेना पड़ा कंपनी को ब्रिटिश सरकार से। जो माली हालत कंपनी की खराब थी। ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण करना चाहती थी, रेगुलेशन करना चाहती थी, इसीलिए वो रेगुलेटिंग एक्ट ले आए। तो कंपनी की स्थिति डामाडोल थी। इसी समय एक और स्थिति हुई, अमेरिका में फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गया, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। वहां अंग्रेज लगातार पिट रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां भी घाटा हो रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां भी ट्रेड करती थी, अमेरिका में, यूएसए में भी। इधर भारत में स्थिति नाजुक हो गई, मराठों के साथ हार गए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन कठिन परिस्थितियों में से अंग्रेजों को बाहर निकाला। यह सबसे ज्यादा समझदारी का विषय था। न केवल बाहर निकाला, बल्कि अंग्रेजों की स्थिति भारत में मजबूत भी कर दी आने वाले समय में, अवध के साथ संधि कर कर। और न केवल संधि की, बल्कि एक्सपेंशन भी किया, ब्रिटिश साम्राज्य का या एक कंपनी के शासन का प्रसार भी किया। ये काम हेस्टिंग्स के समय में हुए सब। हालांकि देखो, मैं गवर्नर जनरल के लिए एक अलग से टॉपिक कराऊंगा पूरा, उसमें सभी गवर्नर जनरल को देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक। वो बिल्कुल अलग टॉपिक होगा, एकदम डिफरेंट, तो वहां उसे देखेंगे। फिलहाल आप यहां पर शुरू करिए लिखना। यही बात जो मैंने आपको समझाई है, जस्ट यही लिखनी है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, इन 1772 इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स came to India came to India as becoming governor, as गवर्नर लिखिए, ऐसा लिखिए, एज गवर्नर। 1772 में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बनकर भारत आए। ठीक है ना? और इसी में लिखना, चलो पहले ये पॉइंट लिखो। ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम द कंपनीज सिचुएशन वॉज the company's situation was very critical in India. Company's situation was very critical in India.
इस समय इस समय कंपनी की परिस्थिति भारत में इस समय कंपनी की परिस्थिति भारत में अत्यधिक चिंताजनक थी। ठीक है ना? कैसे चिंताजनक थी? तो मैंने बताया, पहली बात तो यह थी कि कंपनी मराठों से उलझ गई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो गई, हारी, खतरनाक स्थिति थी। दूसरी स्थिति, माली हालत बहुत खराब थी, 40 लाख पौंड का कर्जा लेना पड़ा ब्रिटिश सरकार से, और ब्रिटिश सरकार ने इसके बदले रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया, जिसमें कंपनी के मामलों के ऊपर नियंत्रण लग गया, कंट्रोल लग गया, रेगुलेशन लग गया ब्रिटिश पार्लियामेंट का। दूसरी खराब स्थिति। तीसरी खराब स्थिति, अमेरिका में जो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ 1770s के समय में, उसमें इनकी स्थिति खराब होती चली जा रही थी, न केवल अंग्रेजों की बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ये भी व्यापार करते थे वहां पे। तो डर ये था कि अमेरिका तो हाथ से निकल ही रहा है, कहीं ऐसा ना हो भारत भी निकल जाए, क्योंकि मराठे यहां बड़े मजबूत हो गए थे, ऐसी स्थिति थी। तो भारत से भी हाथ से निकल जाने का इनका डर था। इस समय में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कमान संभाली। तो इन तीनों पॉइंट को लिखेंगे जिससे ये क्लैरिटी हो कि फिर आगे हेस्टिंग्स करेगा क्या। कभी कभी मेंस एग्जामिनेशन में किसी किसी गवर्नर जनरल का, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स है, बहुत प्रोमिनेंट है, इन्हीं के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और इसीलिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे। मैं इसको भी लिखवाऊंगा आपको यहां पर। इनका एनालिसिस पूछ लेते हैं कि इनका मूल्यांकन कीजिए, वैल्यूएशन कीजिए, तो फिर पता होना चाहिए सिचुएशन का। तो तीनों को लिखो आप। क्या लिखा था सेंटेंस जरा बोलना, फिर मैं वही लिखवाऊंगा। अंग्रेजी में सेंटेंस बोल दीजिए, क्या लिखा था? During this time, the company's situation was very critical in India. वेरी क्रिटिकल इन इंडिया, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके आगे डैश करके। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी was very degraded, was very degraded due to war and due to war, was very degraded due to war। हिंदी में लिखिए, युद्धों के कारण, युद्धों के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी। ठीक है ना? युद्ध कौन कौन से थे? कर्नाटक युद्ध लड़े, डचों को हराया बैटल ऑफ बेदेरा में, फिर बंगाल में प्लासी बक्सर लड़ा, है ना? इन सब युद्धों से, जबकि ये व्यापारी थे, कोई युद्ध लड़ने नहीं आए थे भारत में, तो कंपनी की स्थिति खराब हो गई। क्या किया? लोन लेना पड़ा। तो कंटिन्यूएशन में लिखना, टू कंसोलिडेट इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन, टू कंसोलिडेट इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन, its financial situation, company took loan from the British government. Company took loan from the British government. अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए, अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए कंपनी को ब्रिटिश सरकार से लोन लेना पड़ा या ऋण लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा। ठीक है? अब ऋण कोई ऐसे तो देगा नहीं, शर्तों पे देगा। ब्रिटिश सरकार ने शर्तें लगा दी, और वो शर्तें ही है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट टर्म्स एंड कंडीशन पुट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये सारी शर्तों को अगर आप देखोगे वो यही करती है और कुछ नहीं करती है, रेगुलेटिंग एक्ट को अगर आप देखोगे तो बस जस्ट यहां पर हिंट करेंगे इस बात का। ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसी पॉइंट में लिखना है आगे कंटिन्यूएशन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट
British Parliament increased the control on the affairs of East India Company by passing the regulating act of 1772 at this time ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग अधिनियम 1772 जारी कर दिया। ठीक है, एक तो ये स्थिति बन गई, एक कंडीशन तो ये खराब हुई। दूसरी लिखिए अब, है ना, दूसरी लिखिए। दूसरी ये तो हुई इंग्लैंड में खराब, दूसरी भारत में मराठों से हार गए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में उलझ गए, जिसमें कोई मतलब नहीं था। पीछे हम लोगों ने देखा, पेशवा से इनका कोई मतलब नहीं था, रघुनाथ राव से। बस इनको ये लगा कि रघुनाथ राव इनकी शरण में आया है, अब मौका है मराठों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करने का, जिससे लाभ मिल जाए, क्योंकि मराठा ही एकमात्र शक्ति बच गए थे भारत में जो कि मजबूत स्थिति में थे, या इनको रोक सकते थे अंग्रेजों को। तो इन्हें एक मौका दिखा। इनका काम भी यही था, पॉलिसी भी यही थी कि इंटरनल डिस्प्यूट्स में इंटरवीन करना देसी राजाओं के, और फिर लाभ कमाना। लेकिन ये नहीं समझ पाए, असेस नहीं कर पाए इस समय कि मराठे कमजोर नहीं थे, वो इनको पीट सकते थे, और उन्होंने फिर पीटा इन्हें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। तो एक सिचुएशन ये खराब बनी। दूसरा लिखिए, सेकंड पॉइंट डाल के लिखिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिशर्स वर या ईस्ट इंडिया कंपनी, ड्यूरिंग दिस पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी came into the conflict with Marathas। इसी काल में ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के साथ संघर्षरत हुई, but Maratha forces put huge losses on Britishers, परंतु मराठा सेनाओं ने अंग्रेजों को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। ठीक है, एक कारण यह हुआ, अस्तित्व ही दांव पर लग गया, है ना। तीसरी चीज, नेक्स्ट लिखिए, अगले पॉइंट से लिखना। ड्यूरिंग सेम टाइम या ड्यूरिंग द सेम पीरियड, टाइम की जगह पीरियड लिखिए। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका was started।
इसी काल में अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत हुई, या स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। युद्ध की जगह संग्राम लिखिए, वो ज्यादा सही वर्ड है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, ठीक है ना। इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश ऑल्सो फेसेस ब्रिटिश ऑल्सो फेसेस ह्यूज लॉसेस, ह्यूज लॉसेस। इस स्वतंत्रता संग्राम में, इस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को अत्यधिक क्षति हुई, अंग्रेजों को अत्यधिक क्षति हुई। अच्छा, संग्राम और युद्ध में क्या अंतर है? व्हाट इज द बैटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड फ्रीडम स्ट्रगल? अच्छा, बैटल वॉर और फ्रीडम स्ट्रगल, ये बैटल वॉर और, हाँ चलो फ्रीडम स्ट्रगल ही सही वर्ड रहेगा। फ्रीडम स्ट्रगल में क्या अंतर है? बताओ। सर, युद्ध दो शक्तियों के बीच लड़ा जाता है, अच्छा, और जो वॉर कई संग्राम है, सारियों के बीच में। और सर संग्राम नहीं सर, दो शक्तियों के, कोई भी मतलब दो राजा हुए उनके बीच लड़ा जाता है। संग्राम जो होता है वो राधिका जी ने क्रांति या सही विश्वास। बताया, देखो राधिका जी ने सही बताया। वॉर जो होती है वो बड़ी होती है। वॉर में, युद्ध में कई छोटी छोटी लड़ाइयां हो सकती हैं। वॉर इज द वास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ये कह सकते हैं। जो परिणाम है सामान्यतः वो युद्ध में आते हैं, लड़ाइयों के परिणाम नहीं होते हैं। परिणाम जो निकलेगा वो वॉर का निकलेगा, बैटल्स का नहीं। जैसे आप टेस्ट देते हो, दिस इज बैटल। जब टेस्ट देके आप चेक करते हो ना खुद को कि आप कहाँ हैं, दिस इज बैटल। तो कभी इधर कभी उधर। लेकिन एग्जाम जो होगा वो वॉर है, क्योंकि वो फाइनल रिजल्ट देगा। पर जो संग्राम होता है ना, जिसे हम लोग स्ट्रगल के नाम से भी समझ सकते हैं, हालांकि स्ट्रगल और संग्राम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर एक ही मान लें अगर। जब वॉर का कोई इडियोलॉजिकल बेस हो, जब किसी युद्ध का वैचारिक आधार हो, और युद्ध में युद्ध युद्ध ना होकर बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में हो, एक पब्लिक या मास मूवमेंट के रूप में हो, देन इट इज नोन एज ए स्ट्रगल। जब आप किसी चीज में वैचारिक स्तर पर भी, भौतिक स्तर पर भी, और मानसिक स्तर पर भी, तीनों स्तरों पर मिलकर लड़ते हो, इन्वॉल्व होते हो, फाइट करते हो, स्ट्रगल। ऐसे ही जब कोई देश अपने जनता को साथ लेकर जन आंदोलन के रूप में, विचारधारा के रूप में, वैचारिक आधार पर मिलकर लड़ता है, देन इट इज नोन एज फ्रीडम स्ट्रगल। अमेरिका में वो युद्ध नहीं था। कभी कभी कह देते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं समझता हूं कि ये एक गलत शब्द है, दैट इज स्ट्रगल होना चाहिए। क्योंकि युद्ध की कोई विचारधारा नहीं होती है, वैचारिक आधार नहीं होता है। युद्ध जनरली एक पाश्विक चीज है जिसमें लोग मारे जाते हैं, जो विनाश लेके आता है। लेकिन जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, संग्राम है, स्ट्रगल कभी भी नकारात्मक नहीं होता, ना ही ये विनाश लेके आता है। बल्कि स्ट्रगल जो होता है वो निर्माण करता है।
हमेशा निर्माण करेगा, स्ट्रगल बनाएगा, चीजों को बिगाड़ेगा नहीं। आप स्ट्रगल करिए, आप अपग्रेड कर जाएंगे। कोई नेशन स्ट्रगल करेगा, अपग्रेड कर जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। चलिए खैर, आप आपने पूछ लिया करिए, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ये आपको किसी किताब में, किसी कहीं नहीं मिलेंगी, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। सारी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन कहीं नहीं मिलेंगी। तो जब भी आपको कोई शब्द ऐसा अटपटा लगे कि ये इसमें और इसमें क्या अंतर है या क्या अंतर होना चाहिए, तो आप तुरंत पूछ लिया करिए। यही मौका है, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, फिर मौका नहीं मिलेगा। चलिए खैर, ठीक है। दूसरा क्या लिखा था, जरा सेंटेंस बताइए, मैं वापस आता सर हूँ। हम्म। सर स्ट्रगल और रिवोल्ट सेम चीज होती है? ना, दो अलग अलग बातें हैं। देखो, रिवोल्ट में फिर वही चीज है। रिवोल्ट में ये होगा, स्ट्रगल में तो, और रिवोल्ट में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो ये है, रिवोल्ट सीमित क्षेत्र में होता है, सीमित लोग उसमें शामिल होते हैं, उसका कोई वैचारिक आधार नहीं होता। जबकि स्ट्रगल में, स्ट्रगल जो होता है वास्ट लेवल पर होता है। जैसे मैंने अभी कहा ना, मान लीजिए अगर आप स्ट्रगल की सिचुएशन में हैं, तो आप अपने मन से भी होंगे, आत्मा से भी होंगे, फिजिकल नहीं होंगे, फिजिकल भी होंगे। दैट इज नोन एज स्ट्रगल। मान लो आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, किसी से आप लड़ रहे हो, तो आप केवल फिजिकली, फिजिकली आप एक्टिव होते हो, उसमें दिमाग से थोड़ी सोचते हो। लड़ते हुए कोई आदमी सोचता है किसी को चोट लगेगी, या किसी को नुकसान होगा, या किसी को बुरा लगेगा? लड़ते हुए कुछ नहीं सोचता है, वो बस लड़ लेता है। तो ओनली क्या चीज उसमें इंक्लूड होती है उस पर्सन की, तो दैट इज उसका फिजिकल सेंस, हम कह सकते हैं। नॉट इंट्यूशनल और इडियोलॉजिकल, या माइंड उसे हम लोग कह सकते हैं। ये सब वो यूज नहीं होता है। तो दिस इज, स्ट्रगल में तो यही अंतर है कि रिवोल्ट सीमित होता है और लोग उसमें सीमित ही हिस्सा लेते हैं। आगे देखेंगे 1857 में जब आएगा ना रिवोल्ट वर्ड आएगा वहां पर, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस ने उन उन चीजों को डिफाइन किया है। रिवोल्ट कैसे होगा, फ्रीडम स्ट्रगल उसे क्यों कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, म्यूटिनी उसे क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे, है ना, सेपॉय म्यूटिनी के नाम से भी उसे जानते हैं। इन सब की चर्चा करूंगा वहां पे मैं, ठीक ठाक से। ओके सर। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं कहाँ पे था, सेंटेंस बोल दीजिए वो। In this war of independence, British also faces huge losses. ह्यूज लॉसेस, ठीक है ना, चलो। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी यूएसए से। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों का वहां बहिष्कार कर दिया था, बोस्टन टी पार्टी हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय जो भारत से लेके गए थे, वो उन्होंने बोस्टन के तटों पर जहाजों से निकाल के फेंक दी समुद्र में। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं उसे। तो ह्यूज लॉस भी था। तो लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, द ट्रेड ऑफ, द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी with America, with America was also in its stress, was also in stress, was also in stress। ठीक है, हिंदी में लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अमेरिका के साथ व्यापार भी, अमेरिका के साथ व्यापार भी घट रहा था। सो सो अच्छा, एक 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 टाइम, एक बात और रह गई इसमें, एक चीज और रह गई। आपको याद होगा कि हैदर अली ने भी इसी समय नाक में दम करा हुआ था अंग्रेजों के। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर भी इसी समय हो रही थी, 1776 वगैरह के आसपास ही।
तो अंग्रेज हैदर अली से भी दुखी थे इसी समय। हैदर अली ने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में इन्हें हरा दिया, इसलिए दक्षिण भारत में अंग्रेज तीनों लोगों के साथ लड़ रहे थे, मराठों के भी, हैदर अली के भी, और निजाम भी इनसे खिलाफ था इस समय। तो हालांकि बाद में उनके साथ हो गए, लेकिन इस समय उनकी तनाव थे दोनों के आपस में, दक्षिण भारत कर्नाटक को लेकर तौर पर। तो आप इस पॉइंट को और लिख लीजिए, इसमें ये रह गया था। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद मैसूर। इसी समय, इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के साथ भी, मैसूर के साथ भी युद्ध लड़ रही थी। ठीक है, अब निष्कर्ष लिखिए। सो सो ड्यू टू द अबव सिचुएशन, so due to the above situation, East India Company was in critical position. East India Company was in critical position at this time. उपरोक्त कारकों के चलते, अतः उपरोक्त कारकों के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय, इस समय कमजोर स्थिति में थी, है ना, या चिंताजनक स्थिति में थी, जो भी आप लिखना चाहें। अब फिर क्या होता है? तो फिर इसी समय हेस्टिंग्स को भेजा जाता है, जो कि वास्तव में एक स्टेट्समैन जिन्हें माना गया है। स्टेट्समैन माने राज्य का निर्माण करने वाला व्यक्ति। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से सिचुएशन को संभाला। मराठों के साथ तो संधि कर ली, बराबरी के आधार पर कर ली, जबकि हार गए थे। और बाद में हैदर अली के साथ भी संधि हो गई। हैदर अली क्या, टीपू सुल्तान के साथ संधि हो गई अंग्रेजों की बाद में। तो एक पीस एस्टैब्लिश करने का काम किया इस क्रिटिकल सिचुएशन में, और बराबरी के आधार पर, जबकि हैदर अली से भी हार गए थे, तब भी बराबरी के आधार पर संधि की। दूसरी सिचुएशन क्या बनी? मराठों से जब ये हारे, तो अभी इन्हें ये पता चल गया कि मराठों की शक्ति मजबूत है, अंग्रेज अभी उससे पार नहीं पा सकते। बंगाल का जो इनका राज्य था, उसे मराठों से सुरक्षित रखना था, क्योंकि हमने पहले देखा कि मराठे बंगाल को लूट लेते थे आके। अंग्रेजों के राज्य बंगाल में और मराठों के बीच में अवध का राज्य था। तो इन्होंने अवध के साथ संधि कर ली, जिससे मराठे अवध की सीमा पर ही रहें, इनकी सीमा से मराठों की सीमा न लगे। ये चाहते तो अवध को मिला सकते थे अंग्रेज, क्योंकि वहां का जो नवाब था तो हार तो गया ही था, शुजाउद्दौला, हमने देखा ये 1765 में। लेकिन उसके बावजूद भी अवध को बना के रखा गया, क्योंकि अगर अवध को मिलाते तो मराठों के साथ इनकी बाउंड्री लगने लगती, सीमा लग जाती, युद्ध होना ही था, ये हार जाते, इससे इनके राज्य को खतरा होता। तो इन्होंने अवध को बना के रखा। न केवल अवध को बना के रखा, बल्कि उसे सहयोग भी किया, उसे पावरफुल भी बनाया, जिससे वो मराठों के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है मराठों के साथ अंग्रेजों का, तो अवध साथ देता अंग्रेजों का। इसलिए उसे मजबूत बनाया गया अवध को,
बफर स्टेट की कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। इसीलिए अवध एक बफर स्टेट के रूप में रहा मराठों के और अंग्रेजों के। बंगाल की सुरक्षा होती रही इससे। ये इन्होंने चालाकी की। और अवध के साथ में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक सुरक्षा संधि भी की, एक सिक्योरिटी पैक्ट भी किया। अवध को परेशानी थी रुहेलखंड से, हमने पहले ये देखा, क्योंकि रुहेले अवध को लूट लेते थे। इन्होंने अवध के साथ संधि की, अवध ने इनके साथ संधि की और अंग्रेजों से सैन्य सहायता ली। अंग्रेजों से सैन्य सहायता लेकर रुहेलखंड को जीत लिया 1773 में, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है, या 75 में, 1773 में, 5 में नहीं। इसके बदले अंग्रेजों को 40 लाख रुपए मिले, तो वित्तीय स्थिति थोड़ी ठीक हो गई अंग्रेजों की इस सैन्य सहायता के बदले। और अवध को पूरा रुहेलखंड मिल गया, इसलिए अवध और मजबूत हो गया। अंग्रेजों को यह फायदा हुआ कि अवध मजबूत हो गया, अब मराठों के खिलाफ वो लड़ सकता था। अंग्रेजों को दूसरा फायदा 40 लाख रुपए मिले। तीसरा फायदा अवध की मित्रता मिल गई। और चौथा फायदा यह कि अवध ने लगातार अपने यहां पर अंग्रेजी सेना रखने के लिए धन देना शुरू कर दिया, क्योंकि अवध में अब अंग्रेजी सेना परमानेंट रखा जाने लगी। इसी क्रम में 1775 में फैजाबाद की संधि भी की इन्होंने अवध के साथ में, जिसमें अवध की सुरक्षा की गारंटी इन्होंने ली। मैंने पहले लिखवाया है आपको ये, कि अवध की जो बेगमें थी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और एडमंड बर्क ने मुकदमा भी चलाया वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर इसी बात पर, क्योंकि इन्होंने सोना छीन लिया था उनकी अवध की बेगमों से। बहुत सोना था, और कहते हैं 100 क्विंटल सोना था जो ये छीन के ले गए इंग्लैंड। और इसी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिर महाभियोग चला, इंपीचमेंट चला वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर। चलो खैर वो एक अलग बात है, पर बेसिक चीज ये थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स की समझदारी ने, चालाकी से ज्यादा उसे समझदारी कहना ज्यादा सही है, इनके विजडम ने इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को न केवल मजबूत बनाया, उससे बाहर निकाला, बल्कि मजबूत भी बनाया। ये है इनका इवैल्यूएशन। लिखिए तो अब इस बात को, मैं समझता हूं समझ गए होंगे आप। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई? कुछ डिजाइन बन गया दिमाग में? हाँ जी, बाकी लोग बताइए। लिखिए तो। बट ड्यू टू द ग्रेट स्टेट्समैनशिप ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, but due to the great statesmanship of वॉरेन हेस्टिंग्स, ब्रैकेट में इनके बारे में लिख लीजिए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था ना। बट ड्यू टू द ग्रेट स्टेट्समैनशिप ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, ब्रिटिश साइंड ब्रिटिश साइंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई विद मराठास, द ट्रीटी ऑफ सालबाई with Marathas on equal basis, on equal basis। परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स के परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स के या ऐसा लिखना, परंतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने समझदारी पूर्वक वॉरेन हेस्टिंग्स के आगे लिख लीजिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स के समझदारी पूर्वक किए गए कृत्य ने, समझदारी पूर्वक किए गए कृत्य ने या कृत्य के अंतर्गत, वॉरेन हेस्टिंग्स के समझदारी पूर्वक किए गए कृत्य के अंतर्गत
मराठों के साथ मराठों के साथ बराबरी के स्तर पर मराठों के साथ बराबरी के स्तर पर सालबाई की संधि कर ली। सालबाई की संधि कर ली। इसने क्या किया? इस संधि ने 20 सालों के लिए शांति कर दी मराठों और अंग्रेजों के बीच में। इवन मराठे सहयोगी हो गए अंग्रेजों के। बड़ी अजीब बात है। यही तो था मराठों का खोखलापन। मराठे सहयोगी हो गए अंग्रेजों के। मराठों का सहयोग लेकर इन्होंने हैदर अली को ठीक कर लिया, फिर बाद में मैसूर को ठीक कर लिया। पहले सबसे ज्यादा खतरनाक जो शत्रु था दक्षिण भारत में, मैसूर, उसको इन्होंने ठिकाने लगाया। ठीक है ना? देखो, ये सीख मिलती है इतिहास से। यहां से भी सीख मिलती है। ये क्या सीख मिलती है बताइए? लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज हो किसी के सामने, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसी को सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। फर्स्ट प्राइमरी चैलेंज मस्ट बी एड्रेस फर्स्टली। दिस इज द विजडम। सामान्य भाषा में कहते हैं कि जिस नाक का फन सबसे ज्यादा चौड़ा हो, उस नाक को सबसे पहले मारना चाहिए। दैट इज जनरल लैंग्वेज, मतलब सामान्य भाषा है ये। लेकिन जो समझदारी वाली भाषा है उसमें यही है कि जो चुनौती सबसे बड़ी है, सबसे पहले उसे एड्रेस करिए, बाकियों का बाद में देखा जाएगा। वो एड्रेस हो गई तो आप जीत गए। और अगर वो एड्रेस नहीं हुई, आगे जुड़ा हुआ भी है, अगर उस नाक को नहीं मारा तो वो नाक डस लेगा। उसी में इतनी क्षमता है कि वो आपको डस सकता है, बाकी किसी में क्षमता नहीं है इतनी कोई डस सकता है। इसीलिए उसी को सबसे पहले एड्रेस करिए। तो लिखिए इसको। ये सीखने को मिलता है इतिहास से। लिखना इसमें, सालबाई की संधि ने सालबाई की संधि ने अंग्रेजों को, या ऐसा लिखना, अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य 20 वर्षों की शांति स्थापित की। 20 वर्षों की शांति स्थापित की। द ट्रीटी ऑफ सालबाई द ट्रीटी ऑफ सालबाई गेव द ट्रीटी ऑफ सालबाई गेव 20 years of peace 20 years of peace to Britishers with Marathas. Now Britishers put pressure on Mysore. Now Britishers put pressure on Mysore with the help of Marathas and defeated them. अब अंग्रेजों ने मराठों की सहायता से मैसूर पर दबाव बनाया एवं उसे हरा दिया। ठीक है? अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। अब हैदर अवध वाला मामला देखते हैं। ठीक है ना? अगले पॉइंट से लिखना, अंडर हेस्टिंग्स Britishers also
ब्रिटिशर्स ऑल्सो स्ट्रेंथन्ड देयर पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया। साउथ में तो कर ही लिया था, नॉर्थ में भी की। स्ट्रेंथन्ड देयर पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया। हेस्टिंग्स के अंतर्गत, हेस्टिंग्स के अंतर्गत अंग्रेजों ने उत्तरी भारत में भी, अंग्रेजों ने उत्तरी भारत में भी अपनी शक्ति को मजबूत किया, अपनी स्थिति को मजबूत किया। दे कैसे किया? तो अवध के साथ समझौता कर लिया, संधि कर ली। तो लिखिए, दे अलाइड विद अवध, दे अलाइड विद अवध, उन्होंने अवध के साथ संधि कर ली। अलाइड विद अवध एंड हेल्प्ड, एंड हेल्प्ड देम, and help them in defeating the Rohillas, in defeating the Rohillas, Rohilas, in defeating the Rohillas, तथा रूहेलों को हराने में, तथा रूहेलों को हराने में उनकी मदद की। रामपुर राजधानी होती थी इनकी इस समय। पहले आंवला थी रोहेलों की, फिर रामपुर हो गई थी। बरेली का एरिया है बेसिकली ये। बरेली को वहां इसीलिए रुहेलखंड कहते हैं यहाँ पर, है ना। तो अफगान्स थे यहाँ पर, ये रुहेले कहते थे जिन्हें, बंगश पठान्स थे जनरली ये। इनका सरदार था हाफिज रहमत खां इस समय। तो हाफिज रहमत खां की डेथ हो गई, इसी युद्ध में मार दिया था। लिखिए, ब्रैकेट में यहां पर डाल लेना, या चलो इसमें कंटिन्यूएशन में लिखना, इन दिस बैटल, इन दिस बैटल, ब्रैकेट में लिख लेना 1774, ये 1774 है। इन दिस बैटल रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान, रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान was killed, was killed। इस युद्ध में, इस युद्ध में रुहेला सरदार, रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान मारे गए। एंड रुहेलखंड बिकेम द टेरिटरी ऑफ अवध, एंड रुहेलखंड बिकेम द टेरिटरी ऑफ अवध, तथा रुहेलखंड, तथा रुहेलखंड अवध का क्षेत्र बन गया। ठीक है ना। अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, लिखना इसमें कंटिन्यूएशन में, अगले पॉइंट से लिखना। ड्यू टू अवध, हाँ जी, इसमें लिखना, ड्यू टू द ट्रीटी विद अवध, ड्यू टू द ट्रीटी विद अवध, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स got, Britishers got a powerful ally in north, a powerful ally in north। अवध के साथ संधि के कारण, अवध के साथ संधि के कारण अंग्रेजों को उत्तर में, अंग्रेजों को उत्तर में एक शक्तिशाली सहयोगी मिला।
they used Awadh as a buffer state as a buffer state between Bengal and Maratha territory. Between Bengal and Maratha territory. उन्होंने अवध को बंगाल एवं मराठों के मध्य एक बफर राज्य के रूप में उपयोग किया। They also get 40 lakh rupees from Awadh, 40 lakh rupees on Awadh due to the help for the help in Rohila War, ऐसा लिखना, for the help in Rohila War, रोहेला युद्ध में सहायता के उपलक्ष्य में अवध से 40 लाख रुपए भी प्राप्त हुए। 40 लाख रुपए भी प्राप्त हुए। It increased the financial situation of East India Company, या it consolidate लिख देना, consolidate the financial situation of East India Company। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय स्थिति में भी सुधार किया। तो यहां वॉरेन हेस्टिंग्स वाला मामला यहां तक कंप्लीट होता है। इससे आगे कल हम कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ, क्योंकि 1772 से 85 तक रहे, 85 के बाद कॉर्नवालिस आ जाते हैं, फिर उनका देखते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो यहां तक पूछ लीजिए, फिर आगे कल करेंगे। सर ये लास्ट लाइन बोल दीजिए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी। मुझे नहीं पता है लास्ट लाइन का, आपको पता है कि मुझे नहीं याद होता। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई ग्रुप पे भेज देगा। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।